मोटिव लेके जो है ये बजट बनाया गया। ये बजट जो है देश की दशा और दिशा बदलने का काम करे। क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी पे टैक्स की बात करी तो कहीं ना कहीं इसको मुख्य धारा से जोड़ने का बात किया कि ये जो समय था खाली लोगों के लिए कठिन समय नहीं था, ये सरकार के लिए भी कठिन समय था। मैं उद्योगपति होने के नाते इस बजट को 10 में से 8 नंबर दूंगा। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार। सर, आज जो सीतारमण जी ने जो वित्त मंत्री उन्होंने बजट पेश किया उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कोरोना काल में दूसरा उनका बजट है और देश का चौथा उन्होंने पेश किया बजट। धन्यवाद जी। आज का जो बजट था वो मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जो एक रोड मैप उन्होंने जो तैयार करा है 2024 का, उस पे एक बहुत बड़ी छाप छोड़ने वाला जो बजट है। इसमें ना कि जो पिछली चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाया गया है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ जो इसमें हुई है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग जो है वो 7.5 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग है, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी देश में अगर उसका जो आधार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अगर वो जो ढांचा जो है अगर वो सुधर जाता है तो कहीं ना कहीं वो देश की दशा और दिशा बदलने का काम करता है। आप किसानों को भी कहीं ना कहीं उनको बल प्रदान करने के लिए एमएसपी में जो बात की गई है जिसमें 2.5 लाख करोड़ का जो एक दिया है वो भी कहीं ना कहीं जो है एक बहुत कृषि प्रधान देश होने के कारण जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि ये बजट जो है देश की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। सर, जिस तरीके से डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल करेंसी के ऊपर बहुत बार चर्चाएं हुई और पिछले 4-5 वर्ष से अगर आप देखें तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत चर्चा चल रही थी। तो इस पे अभी कोई जो है बिल या कुछ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हुआ जिसमें कि इसके ऊपर किस तरीके से इसको आप जो है सूचीबद्ध तरीके से इसको मुख्य धारा से जोड़े। तो कहीं ना कहीं जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी ने जो इसमें फैसला लिया जिसमें क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी पे टैक्स की बात करी तो कहीं ना कहीं इसको मुख्य धारा से जोड़ने का बात किया। क्रिप्टो करेंसी से डिजिटल लेन देन के ऊपर और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो बल देते हैं उस पे और ज़्यादा असरदार होने के लिए इसमें जो ये क्रिप्टो करेंसी का जो पे टैक्सेशन और जो आरबीआई का जो ये बिल आया है, ये आरबीआई की जो करेंसी आई है, ये कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई। सर, एमएसएमई के लिए हर साल जो है बजट में घोषणा होती है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको टैक्स से वो करने के लिए या उसके ऊपर जो है छूट देने की बात करती है या कर्जे की बात हो। इस बार भी जो है घोषणा हुई है, लेकिन आपको लगता है कि वो धरातल पे दिखता नहीं है? देखो, एमएसएमई जो है वो जो है इस देश की एक बैकबोन है। यहाँ पे करोड़ों एमएसएमईज हैं जो एक बहुत बड़ी जो है जीडीपी का जो है हिस्सा है। तो आज ये समझिए इस पिछले 2 वर्ष के कोरोना काल में जिस तरीके से जो है इनकी जो स्थिति में जो समस्याएं पैदा हुई, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स थी, उसमें कहीं ना कहीं जैसे आप ये समझे सरकार ने कहीं ना कहीं जैसे आपका जो ईएल जो है इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट गारंटी जो है उसका कहीं ना कहीं उसमें 50,000 करोड़ रुपए का जो एक्सटेंशन दिया है वो भी जो है स्वागत योग्य चीज़ है, क्योंकि इस कोरोना काल में उनकी समस्याओं को देखते हुए इस सरकार को भी लगा कि आज इस मुश्किल समय में उसका हाथ थामने की जरूरत है। बोला है कि आने वाले दिनों में बिजली की जो दरें हैं वो सस्ती होगी। किस आधार पे आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बिजली की जो दरें सस्ती करने की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं अगर आप पीछे कुछ समय से देखें तो आप ये समझ लें ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत बात की जाती है। तो ग्रीन एनर्जी कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि आने वाला समय जो है वो ग्रीन एनर्जी का है, जिसमें आप सोलर एनर्जी या अदर रिन्यूएबल एनर्जी जिसके ऊपर बहुत बड़ा निवेश आप अगले 10 सालों में जो है हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में देखेंगे। कहीं ना कहीं जब इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे जो रिक्वायरमेंट है, जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी और वो कहीं ना कहीं दरों को कम करने का काम करेगी। टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई जबकि ये बहुत जरूरी था। आप ये समझिए कि अंततः जो चीज होती है, आज सरकार जो है, सरकार कब अच्छी होती है? जब आप ये समझिए कि ये जो समय था खाली लोगों के लिए कठिन समय नहीं था, ये सरकार के लिए भी कठिन समय था। तो इस समय में अगर आप ये समझ लिए अगर व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, आमदनी कम नहीं, तो सरकार के पास भी सीमित जो है वो साधन रहते हैं आय के।
तो अगर उस आय के साधनों में कमी आएगी तो कहीं ना कहीं वो भी जो है मतलब आप ये समझिए ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। तो इसलिए उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने स्लैब में चेंज नहीं किए, बट साथ के साथ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करते हो या पैसा लगाते हो तो वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होके पूरी अर्थव्यवस्था में जुड़ता है। आज मोदी जी का एक विजन है कि आप गो ग्लोबल और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर, इसके तहत मोदी जी का ये विजन है कि आप ये समझिए ना कि सिर्फ इसमें लाखों रोजगार उत्पन्न होंगे, बल्कि आप ये समझिए कि जो जैसे पीएलआई स्कीम जो सरकार ने लागू करी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके तहत बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगी। किसी भी देश को आप ये समझ लीजिए उसको ग्रोथ पे लेके जाने के लिए एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। और आज पूरी दुनिया इंडिया को बड़े जो है अच्छी नज़रों से देख रही है और बड़ी उनकी सबकी अपेक्षा है हिंदुस्तान से कि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आएँ, और जो है पूरी दुनिया आज चाहती है कि वो हिंदुस्तान का बने हुए उत्पादों का उपयोग करे। तो जो मोदी जी का एक विजन है कि आप गो ग्लोबल, गो फॉर लोकल एंड ग्लोबल, तो आप कहीं ना कहीं उसमें जो है चीज़ों को जोड़ने के लिए एक पहल की गई है की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल के उपकरण जो है सस्ते होंगे, बैटरी वगैरह, इसको उसी का एक उदाहरण है ये। बिल्कुल, आप ये समझिए डिजिटलाइजेशन का मतलब खाली बैटरी और इससे रिलेटेड नहीं, डिजिटलाइजेशन का मतलब है पेपरलेस। डिजिटलाइजेशन का मतलब है किसी भी चीज को करने के लिए जो है उसका करने का तरीका बड़ा सुविधाजनक हो गया। अगर आप देखें पिछले कुछ समय पहले, कुछ साल पहले अगर आप बात करें तो आप अगर एक नॉर्मल चीज कहें कि पासपोर्ट अगर आप बनाने जाते थे तो उसमें पासपोर्ट बनाना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती थी। आज अब आप देखें कि पासपोर्ट जो है वो आपको चंद दिनों में आपको मिल जाता है। इसके अलावा अब अगले साल जो जिसकी बात की जा रही है वो ई पासपोर्ट की बात की जा रही है, जिसमें एम्बेडेड जो आपके सॉफ्टवेयर के तहत आपको पासपोर्ट जो है और सुविधाजनक तरीके से और बड़े ही सिंपल फॉर्म में मिलेगा। एक उद्योगपति के नाते आप कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? मैं उद्योगपति होने के नाते इस बजट को 10 में से 8 नंबर दूंगा। ये नंबर इसलिए 10 में से 8 दे रहा हूं क्योंकि आप ये समझिए कि ये बजट आज का नहीं, ये आपको आज जिस चीज जो बेस बन रहा है उसको आप आने वाले 2-3 साल 4 साल बाद उसको आपको नजर आएगा कि ये जो आप ये समझ लीजिए जो आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस है या आज का जो स्पेंडिंग हो रही है वो आपको 3-4 साल 5 साल बाद जो है उसके जो परिणाम आपको सुखद परिणाम नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी।